चलिए आज हम एक्सरसाइज 10 पॉइंट लगाना शुरू करते हैं। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, हमें खाली स्थान भरने हैं। जो हमें स्टेटमेंट दी गई है, इसमें जो भी खाली जगह है छूटी हुई है उसमें भरना है हमें, कुछ जो भी उसमें आना चाहिए। तो पहला पार्ट हम देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है, वृत्त का केंद्र, वृत्त के, अब ये दो चीज़ें दी गई हैं, इसमें क्या आना चाहिए ये हमें भरना है। डैश में स्थित है, तो इसे भरने से पहले हमें क्या होगा कि हमें ये समझना चाहिए कि वृत्त बनता कैसे है। मान लीजिए ये वृत्त किसी तल पर या सरफेस कह सकते हैं। अगर हम किसी सरफेस पर वृत्त को बनाएं, मान लीजिए ये वृत्त हमने बनाया इस सरफेस पर, तो इस वृत्त ने इस सरफेस को कितने भागों में बांट दिया, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो अगर ये हमें पता होगा तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए इस वृत्त ने इस सरफेस को 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहले जो इस वृत्त के बाहर का हिस्सा है उसे क्या कहते हैं, बहिर्भाग। जो इस वृत्त के बाहर का हिस्सा है उसे क्या कहते हैं, बहिर्भाग, और इसे हम वृत्त कहते हैं। और जो इसके अंदर का हिस्सा है उसे क्या कहते हैं हम, अभ्यंतर। तो देखिए इतना अगर आपको पता चल गया तो आप अपने आप ही सही जवाब दे सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, वृत्त का केंद्र। अब देखिए वृत्त का केंद्र यानी कि वृत्त का सेंटर कहाँ पर स्थित होता है, वो उस सर्किल के अंदर होता है। तो उस अंदर के भाग को क्या कहते हैं, अभ्यंतर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अभ्यंतर। तो इसमें पहले भाग में हमारे क्या आएगा, अभ्यंतर। अब देखिए दूसरा भाग है इसका, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, यानी कि एक बिंदु ऐसा हो जिसकी वृत्त के केंद्र से, जो वृत्त का केंद्र है हमारा सेंटर, दूरी उस त्रिज्या से अधिक हो। तो देखिए ये क्या होता है, ये मान लीजिए ये वृत्त है और इसका ये सेंटर है यानी कि केंद्र है, और ये क्या कह रहा है, दूरी त्रिज्या से अधिक हो। अब मान लीजिए किसी बिंदु की दूरी जो है उसकी त्रिज्या से अगर ज़्यादा होगी यानी कि अधिक होगी, तो वो क्या होगा, वृत्त के बाहर पहुंच जाएगा। मान लीजिए ये हमारा बिंदु है और इसकी दूरी क्या है, वृत्त की त्रिज्या से अधिक है। तो क्या कह रहा है ये सवाल, वृत्त के डैश में स्थित होता है, यानी कि अगर हमने इस सरफेस पर इसे बनाया है सर्किल को, तो ये इस जगह पर स्थित होगा। तो देखिए ये फिगर बनाने से ही पता चलता है कि हमारा ये जो बिंदु होगा वो कहाँ पर होगा, बहिर्भाग में स्थित होगा। तो इसका दूसरे पार्ट का हमारा उत्तर क्या आएगा, बहिर्भाग। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बहिर्भाग। अब हमारा इसका थर्ड पार्ट आता है, इसमें क्या कह रहा है ये, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश होता है। अब मान लीजिए ये कोई सर्किल है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जीवा क्या होती है। जीवा ऐसा रेखाखंड होती है जो इस तरीके से एक इस सर्किल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को अगर हम मिला दें तो उससे तैयार होने वाला रेखाखंड क्या होता है, वो जीवा कहलाता है। और हमें इस वृत्त में कैसी जीवा ढूंढनी है, जो सबसे बड़ी हो। सबसे बड़ी जीवा कहाँ पर मिलती है हमें, वो हमें केंद्र से गुजारनी पड़ेगी। तो वह ऐसा रेखाखंड होना चाहिए जो हमारा केंद्र से गुजरे। तो वो क्या हो जाएगा, केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या हो जाएगी, वो उस वृत्त का व्यास हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, व्यास हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं हम, वृत्त का व्यास या डायमीटर।
तो ये इसका उत्तर क्या आएगा हमारा थर्ड पार्ट का, इसका उत्तर आएगा हमारा व्यास। अब इसका चौथा पार्ट आता है हमारा, एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। तो देखिए चाप, चाप मतलब इस तरीके से हम इसे काट दें तो वो क्या कहलाता है, अगर हम इसे दो बिंदुओं पर काट दें तो ये क्या कहलाते हैं, इस वृत्त के चाप कहलाते हैं। और चाप कैसे होते हैं, मान लीजिए ये सर्किल है हमारा, चाप क्या करता है, इस वृत्त को दो भागों में बांट देता है। इस छोटे भाग को क्या कहते हैं हम, लघु चाप, और इसे बड़े वाले भाग को क्या कहते हैं, दीर्घ चाप। अब हमसे इस भाग में क्या कहा, तो देखिए हमारा ये चौथा भाग क्या कहता है कि एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे, यानी कि ये जो हमारे सिरे थे वो कहाँ पर बता रहा है कि कहाँ होने चाहिए, ये वृत्त के सिरे हों। तो इसका मतलब ये क्या है, व्यास के सिरे हों। तो हमारा व्यास हमारा ये होता है सेंटर से गुजरने वाली जीवा। तो अगर ये इस चाप के सिरे होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारे दोनों हिस्से हैं ये क्या होंगे, बराबर होंगे। और बराबर होने पर क्या हो जाएगा, ये आधा आधा हो जाएगा वृत्त हमारा। तो इसे क्या कहेंगे हम, तो इसे कहेंगे हम अर्धवृत्त, क्योंकि ये क्या हो गया, ये वृत्त को आधा आधा बांट देता है। अर्धवृत्त। तो चलिए अपना अगला भाग करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, वृत्तखंड। वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। तो हमें ये बताना है इस भाग में कि वृत्तखंड कहाँ पर बनता है। देखिए मान लीजिए कोई सर्किल है, तो अगर हम इस सर्किल के क्या करें, किसी भी दो बिंदुओं को मिलाएं किसी रेखाखंड द्वारा, तो इसने क्या काम किया है, इसने इस वृत्त को दो भागों में बांट दिया है। और ये क्या है हमारा, इसे हम क्या कहते हैं, अभी हमने आपको बताया था, इसे हम जीवा कहते हैं, शायद इसे बताया नहीं है अभी, इसे हम कहते हैं जीवा। ये क्या होती है, जीवा। तो इस वृत्त, और ये जब हमने जीवा बनाई तो क्या किया इसने, इसे दो भागों में बांट दिया। तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे वृत्तखंड कहेंगे। लेकिन ये छोटा वृत्तखंड है तो इसे क्या कहेंगे, तो इस छोटे हिस्से को कहेंगे, इस वृत्तखंड के लघु वृत्तखंड। और जो ये दूसरा हिस्सा है जो कि बड़ा वाला है, इसे क्या कहेंगे हम, दीर्घ वृत्तखंड। तो देखिए हमारा जो पांचवा कह रहा था हमारा, वृत्तखंड एक चाप तथा, अब इसका उत्तर हमें क्या पता चल गया कि जीवा के बीच का भाग होता है। इसके बीच का भाग होता है, जीवा के बीच का भाग होता है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, जीवा। वन का लास्ट पार्ट है, इसमें क्या कहा है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है। तो इसके लिए हम कौन सा फिगर देखें, अपना पहला वाला फिगर अगर हम देख लें तो इसका उत्तर हमें आसानी से मिल जाएगा। तो उसे डैश भागों में विभाजित करता है। तो अगर हम फिगर देखेंगे तो ये एक सरफेस है, और सरफेस का हमने फिगर बनाया इसका सर्किल का। तो इस सरफेस को इसने कितने भागों में बांट दिया, एक, दो, और ये अंदर का 3 भागों में। तो इसका उत्तर क्या होगा, 3। और इनके नाम क्या क्या हैं, ये जो बाहर वाला हिस्सा है बहिर्भाग कहते हैं, और ये अपना सर्किल है इसे क्या कहते हैं, वृत्त। और इसके अंदर का जो भाग है उसे अभ्यंतर कहते हैं।
चलिए अपना सवाल नंबर 2 करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि ये स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें हमें क्या बताना है, सत्य या असत्य, और अपने उत्तरों के कारण भी हमें देने हैं साथ में। तो सबसे पहला भाग है इसका, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो देखिए अगर हम फिगर बनाएंगे तो इस सवाल के हिसाब, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या, केंद्र को मान लीजिए ये इस सर्किल का सेंटर है, केंद्र को किसी बिंदु से वृत्त के, मान लीजिए ये वृत्त है और इसका वृत्त का अगर हम बिंदु लें ये वाला और इसे हम सेंटर से मिलाएं तो आप इसे क्या कहेंगे, तो ये तो वृत्त की त्रिज्या ही होती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, सत्य। अब देखिए इसका कारण भी आपको देना है, तो इसमें आगे इसका कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड ही वृत्त की त्रिज्या होता है। तो इसका कारण ये लिखेंगे, तो आप अपने आप लिख लेना वो। तो देखिए अब इस तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। इसमें क्या कहा गया है, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। तो देखिए इसे भी हम क्या फिगर से समझते हैं। ये हमारा एक सर्किल है और इसमें क्या है, एक जीवा बना है। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर की जीवा बनाए हम, तो इस तरीके से हम 5 सेंटीमीटर की तो बहुत सारी बना सकते हैं। कितनी ये हमें पता नहीं है। अगर हम फिर दोबारा से बनाना चाहें तो इस तरीके से हम और भी बना सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, असत्य है, क्योंकि असत्य है। और इस उत्तर का जो आपको कारण लिखना है वो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कि क्योंकि एक वृत्त पर समान लंबाई की अपरिमित जीवाएं होती हैं। अपरिमित मतलब बहुत सारी होती हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। तो इसका कारण ये लिखेंगे। अब देखिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। तो इसका मतलब क्या, ये तो हमें पढ़ते ही पता चलता है कि ये इसका उत्तर गलत है। और इसका क्या लिखेंगे, असत्य। और इसका कारण क्या लिखेंगे, देखिए ये भी समझ लेते हैं फिगर से। अगर हम एक सर्किल बनाएं और इसे 3 बराबर चापों से काट दें, तो अब देखिए ये क्या हुआ, ये कोई तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप थोड़ी हो जाएगा, तो प्रत्येक भाग क्या होगा, बराबर चाप होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे कारण इसका, प्रत्येक, क्योंकि इसका इस व्रत को 3 बराबर भागों चापों में बांट दिया जाए तो उसका प्रत्येक भाग क्या होगा, बराबर चाप का होगा। तो इसका कारण ये लिखना है हम लोगों को। अब देखिए इसका अगला पार्ट आता है। इसमें क्या कहा गया है, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास है। तो इसका अगर हम फिगर बना करके देखें, इसमें क्या कहा गया है, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या कौन सी होती है, जो उस वृत्त का किसी बिंदु, उस वृत्त की, मान लीजिए किसी भी वृत्त के एक बिंदु को हम उसके केंद्र से मिलाएं तो वो रेखाखंड क्या कहलाता है, उस वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। तो इसमें 2 गुनी कर दी गई है ये दूरी, यानी कि हम कहाँ पहुँच जाएंगे, इस वृत्त के दूसरे सिरे पर पहुँच जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा, उस वृत्त का व्यास कहलाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर लिखेंगे सत्य है। अब इसका अगला पार्ट आता है। इसमें क्या कहा गया है, त्रिज्य खंड, जो इसका त्रिज्य खंड होता है वृत्त का,
तो उसका कारण लिखा गया है कि जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। तो अगर हम फिगर बनाएं, त्रिज्य खंड कहाँ बनता है हमारा, अगर एक चाप मारे हम और उस चाप को उस वृत्त के केंद्र से हम दो त्रिज्याओं से मिला दें तो वो क्या होता है, त्रिज्य खंड होता है। उसके अंदर का जो भाग होता है वो त्रिज्य खंड होता है। तो देखिए अब इसमें जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र बताया है इसे, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा, असत्य है। और इसका कारण क्या लिखेंगे हम, इसका कारण हम लिखेंगे त्रिज्य खंड त्रिज्याओं यानी कि दोनों त्रिज्याओं एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। तो इसलिए वो क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड कहलाता है। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है, इसमें हमें बताया है कि वृत्त एक समतल आकृति है। तो ये बताना हमें ये सत्य है या असत्य है। तो ये क्या है, सत्य है। अब देखिए ये समझने वाली बात है कि समतल आकृति क्या होती है, जो हम आराम से किसी प्लेन जगह पर, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, ये बोर्ड हमारा क्या है, समतल है और कागज पर आसानी से बना सके, तो उसे क्या कहते हैं, हम समतल आकृति कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इसका कारण भी हम लिख देंगे कि वृत्त को हम किसी भी समतल और कागज पर आसानी से बना सकते हैं। तो ये क्या होती है, एक समतल आकृति होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसकी अगली एक्सरसाइज लगाएंगे। धन्यवाद।